देखो बच्चों, जो उसकी लास्ट वाली वीडियो थी, अगर तुम लोगों ने देखी हो तो उसमें मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो लीनियर इक्वेशंस का होता है दो वेरिएबल्स में, उसको मैंने डिस्कस किया था उस वाली क्लास में, उस वाली वीडियो में, है ना। अब देखो बच्चों, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग 10th के हिसाब से ग्राफ के बारे में और भी सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना, कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं बच्चों, है ना, यूनिक सॉल्यूशंस को कैसे प्लॉट करते हैं, नो सॉल्यूशंस को कैसे प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है बच्चों, तो उनमें हम किस तरह से ग्राफ को अप्लाई करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बेसिक में इंट्रोडक्शन दिया था। अगर किसी को ग्राफ क्लियर भी ना हो तो मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया था बच्चों, ग्राफिकली मैंने तुम लोग को उसमें दिखाया था, जस्ट कि एक तुम लोगों को आइडिया लग जाए, है ना। अब इस वाली क्लास में बच्चों हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, 10th के हिसाब से क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं और कितने इसके पॉसिबल केसेस हो सकते हैं बच्चों, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ को प्लॉट करना सिखाया था, है ना, और मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि अगर मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, एक सिंगल इक्वेशन है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनना है बच्चों वो क्या आएगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। हमने बस यहाँ पे एक ही इक्वेशन को डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है ना। इक्वेशन जो थे बच्चों हमारे पास यहाँ पे, वो सिर्फ एक इक्वेशन को डिस्कस किया था हमने, ठीक है ना। आज वाली क्लास में हम लोग जो पूरे तरीके से दो इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, तुम्हारे को ये चीज क्लियर है कि भाई अगर मेरे पास एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन में, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है बच्चों, है ना, अगर मैं एक इक्वेशन से डील करता हूं तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन कितनी आती है, एक ही स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों, क्योंकि एक इक्वेशन है ना। तो इसी से हमारे को ये आइडिया लग जाता है कि अगर मैं क्लास 10th में दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास एक ही ग्राफ पेपर पे बच्चों दो इक्वेशंस के ग्राफ के लिए दो स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करना होगा, है ना। तो अब यहां पे क्या बच्चों, दो इक्वेशंस है, ठीक है ना। तो अगर दो इक्वेशंस है बच्चों तो स्ट्रेट लाइन भी कितनी आ जाएगी, इधर दो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। एक एक इक्वेशन के लिए अलग अलग हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी। अब देखो बच्चों, ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी इसके पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, मतलब वो दो स्ट्रेट लाइंस बच्चों क्या क्या पॉसिबल तरीके से तुम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार पहले वो स्टार्ट करते हैं, वो समझते हैं पहले, ठीक है ना बच्चों, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान देना सब लोग, क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, है ना। इसमें ग्राफ का तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, अगर मेरे पास दो लाइंस होंगी, ठीक है बच्चों, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं तो मैं उन दो लाइंस को, तुम कितने भी तरीके देख लो, तुम्हारे पास तीन पॉसिबल केसेस उसमें जनरेट होते हैं, ठीक है। कितने पॉसिबल केसेस जनरेट होते हैं, तीन पॉसिबल केसेस जनरेट होते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले केस वन क्या है कि या तो वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। एक लाइन तुमने, एक मान लो कि एक इक्वेशन के लिए हमने इसको लाइन वन से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरी इक्वेशन हमने, मतलब हमेशा ऐसा ही केस नहीं आएगा, बट कहने का मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि वो कैसी लाइंस बनेंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब वो कैसी बन सकती है, मान लो ऐसे कर दिया तुमने और दूसरी इक्वेशन ऐसे बन गई, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, लाइन वन लाइन टू हो गया बच्चों। तो ये भी केस पॉसिबल है। या एक लाइन ऐसे चलेगी बच्चों, एक दूसरी लाइन ऐसे चलेगी, ये L1 L2, इसके लिए भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, है ना। और भी कैसे हो सकते हैं, मान लो कि और ये कैसे भी करके, मतलब ये बेसिकली कितने भी तरीके से तुम इंटरसेक्टिंग लाइंस बना सकते हो, है ना बच्चों। तो पहला जो केस आता है मेरे पास, वो कौन सा केस आता है बच्चों, केस वन क्या है मेरे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब लाइंस आपस में बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे, वो कैसे भी करे, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि एक कॉमन पॉइंट पे वो दोनों लाइंस क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, एक कॉमन पॉइंट जरूर होगा। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट है इनका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है बेसिकली, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, यहां पे भी देखो बच्चों ये तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पहला केस है हमारे पास बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और भी इसके नाम दिए जाते हैं, मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, बट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि पहला हमारे पास केस क्या होगा बच्चों, दो लाइंस के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। सेकंड केस पे चलते हैं, केस टू देखते हैं बच्चों, है ना। केस टू के बारे में डिस्कशन करते हैं। केस वन अभी हमने देखा था, अब केस टू की बात करते हैं। देखो बच्चों, दो लाइंस, मान लो कि एक लाइन तुमने ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से आया वो ग्राफ में, है ना। अब सेकंड लाइन क्या हो सकता है बच्चों, इसके पैरेलल जा सकती है लाइन, ये L2 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तुम उसको कितने भी आगे एक्सटेंड करो मीट नहीं करेंगी।
और भी सिचुएशन हो सकती है पैरेलल लाइंस की, मान लो कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया तुमने और दूसरी लाइन तुम्हारे पास इस तरह से आ गई है ना, ये L1 L2 हो गया, या और भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जैसे कि ये हो गया बच्चों और दूसरा तुम्हारे पास इस तरह से हो गया, ये L1 हो गया L2 हो गया। तो सेकंड केस जो हमारे पास आएगा बच्चों लाइंस के लिए वो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अभी हमने दो केसेस डिस्कस कर लिए। सबसे पहला वाला केस क्या था कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड केस क्या हो गया बच्चों कि लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी वो, है ना, मतलब कभी भी मीट नहीं करेंगी। और जो थर्ड केस होगा बच्चों, अब देखो थर्ड केस कि तुमने एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरी वाली लाइन बच्चों जस्ट इसके ऊपर ही तुम इसको ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर बस वो ओवरलैप कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, मतलब लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, वो इनको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं बच्चों। मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा बच्चों, ये बिल्कुल एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। मतलब तुम इस तरह से देखोगे कि एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है ना, कैसे भी बन सकता है ये सिचुएशन में, इस तरह से बन गया, कैसे भी करके बन सकता है बच्चों, ठीक है ना। बट कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो तीन केसेस हमने डिस्कस किए बच्चों। देखो तीन केसेस के अलावा ना और कोई केस हो ही नहीं सकता दो लाइंस के लिए, ये क्लियर रखना, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें तुम लोगों को कि भाई क्या और भी कोई केस हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है ना। 10th क्लास में तुम्हारे को अगर तुम दो लाइंस का ग्राफ प्लॉट करते हो तो केस 1 क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है ना, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। केस 2 क्या होगा बच्चों, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। वो कैसे होगा, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आ गया। और केस 3 क्या होगा बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, ये तीन ही केसेस हैं हमारे सिलेबस में, मतलब तीन ही केसेस तुम दो लाइंस के लिए पॉसिबल भी कर सकते हो, इसके अलावा कोई और केसेस तुम लोग को पढ़ना भी नहीं है बच्चों, ठीक है ही नहीं कोई और भी केसेस, बस ये तीन ही केस है हमारे पास। क्या क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी और कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अब ध्यान देना जरा बच्चों, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, एक होता है इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों। अगर मैं सोल्यूशन के टर्म्स में बात करूं तो ये जो लाइंस इस तरह की लाइंस आती है तो ये यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इस तरह की जो लाइंस आती है बच्चों पैरेलल लाइन, तो ये नो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, नो सोल्यूशन को, ठीक है ना। और जो इस तरह की लाइंस आएगी बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये तुम्हारा नो सॉल्यूशंस और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और देखो एक चीज और होती है बच्चों, देखो दो कॉन्सेप्ट हमारे को पता होना चाहिए, एक होता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस और एक होता है बच्चों इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। देखो कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो बोलते हैं जिनके बच्चों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और कम से कम एक सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट के अंदर आएगा बच्चों, ठीक है ना। कम से कम एक कह रहा हूं मैं, एटलीस्ट वन कह रहा हूं। एटलीस्ट वन करने का मतलब क्या है कि वन के ऊपर कितने भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चों तो वो इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बच्चों, कैसे करेगा अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसको मैं एक और नाम क्या दे सकता हूं बच्चों, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका कॉमन में नहीं है। और वैसे भी देखो बच्चों सॉल्यूशन कॉमन कब होता, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना बच्चों। एक चीज ध्यान रखो, मैं एक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं। इस वाले केस में क्या हुआ था कि जिस भी पॉइंट, देखो जब तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे, अभी मैं प्लॉट करके भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ना बच्चों, जैसे मान लो कि 2,3 आ गया किसी भी केस में, मान लो तुम लोगों ने प्लॉट किया और लाइन ये जो पॉइंट आ गया 2,3 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि 2,3 इन दोनों लाइंस के लिए कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है ना। 2,3 क्या है बच्चों, इन दोनों लाइंस के लिए कॉमन सोल्यूशन आएगी, ये बात ध्यान रखना हमेशा। अब इस वाले केस पे आओ, क्या ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है बच्चों, नहीं कर सकती ना। चाहे तुम कहीं तक भी लेके चले जाओ इसको, ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो जब तक ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी इनका कुछ कॉमन सोल्यूशन तो आएगा नहीं, है ना। और अगर कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, एज इन सोल्यूशन अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको बच्चों,
इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और यहां पर देखो बच्चों, एक जो लाइन है दूसरी लाइन जस्ट वही है, मतलब दोनों एक तरह से इक्वल लाइन सी है ना बच्चों, सेम लाइन सी है ना, तभी तो एक के ऊपर दूसरे का ग्राफ आ गया, ठीक है ना। तो इसके भी कितने सोल्यूशन है, एक सिंगल लाइन के इनफाइनाइटली होते हैं, तो दोनों मिला के भी जब दोनों सेम ही लाइंस हैं बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो, अगर दो लाइन सेम है, एक तुमने ये बनाया दूसरा जस्ट उसके ऊपर ही आ गया, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइंस की इक्वेशन सेम है ना, बस उसके कोफिशिएंट्स में फर्क आएगा, वो भी हम देखेंगे कोफिशिएंट्स में कैसे फर्क आता है, ठीक है। कई बार तुम्हारे को एग्जैक्टली सेम लाइंस दे दी जाएंगी या उसी के कुछ फॉर्म में दे दिया जाएगा, समझ रहे हो, मतलब वो कैसे दे दिया जाएगा भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन अगर आती है कि मतलब एक लाइन गिवन है उसके ऊपर एक दूसरी लाइन बन गई, जस्ट उसके ऊपर ही आगे बच्चों एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट बैठ रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइंस का भी कॉमन सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और सिंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट इक्वेशंस की कैटेगरी में ही रखेंगे इसको भी, ठीक है ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे को तीन इक्वेशंस है, सॉरी तीन हमारे पास पॉसिबल केसेस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, पैरेलल लाइंस को बच्चों नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और लास्ट वाले को कोइंसिडेंट लाइंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे बच्चों क्योंकि दोनों मिला के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और दूसरा नाम क्या दिया जाता है इसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है बच्चों आगे देखते हैं अभी हम लोग। अब देखो बच्चों, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था, तुम लोग को ध्यान होगा कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बताया था तुम लोगों को, अगर तुमने पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इसको। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों, है ना, दो इक्वेशंस के लिए। कंडीशंस क्या क्या थी यहाँ पे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये पूरा डिस्कशन कर रखा हमने लास्ट वाली वीडियो में, एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये दो कंडीशंस थी हमारे पास बच्चों, ठीक है ना। अब देखो ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, देखो मैं इसके कोफिशिएंट्स जो है ना, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, y का b1 हो गया, x का a2 है, यहाँ पे b2 हो गया बच्चों, है ना। तो इन कोफिशिएंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यूनिक सोल्यूशन, जो भी मैंने जस्ट पीछे भी डिस्कस किया था, यूनिक सोल्यूशन, देन नो सोल्यूशन, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इनके कोफिशिएंट से भी हम लोग पता कर सकते हैं बच्चों। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो वो क्या कंडीशंस है, पहले इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ की तरफ चलेंगे। देखो बच्चों, ये तो हमारे पास रहने देते हैं इसको। अब अगर यूनिक सोल्यूशन आएगी, अगर यूनिक सोल्यूशन का केस है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा कि a1 अपॉन में a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ध्यान रखना, शुड नॉट बी इक्वल टू बोल रहा हूं मैं, इक्वल नहीं बोल रहा यहाँ पे, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, अगर नो सोल्यूशन का केस है, इस केस में क्या आएगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। कोफिशिएंट्स की बात हो रही है बच्चों, और ध्यान रखना कि कभी भी अगर ये तरीका तुम्हें लगाना है तो हमेशा इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लेके आओगे, मतलब c1 एंड c2 को तुम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे, राइट हैंड साइड पे नहीं छोड़ोगे इसको, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये नो सोल्यूशन का कंडीशन हो गया बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन और क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। इसका क्या है बच्चों, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, तीनों इक्वल है बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना। एक तुम्हें और हिंट देता हूं, देखो जब तुम्हें इस तरह से कुछ प्रूफ करने के लिए आए कि भाई नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन लगाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम a1 अपॉन में a2 कैलकुलेट करोगे, वो अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे, मैं लेट्स सपोज कि तुम्हें कैलकुलेट करना आता है, ठीक है ना। तो a1 अपॉन में a2 कैलकुलेट करोगे, b1 अपॉन में b2 कैलकुलेट करोगे। अगर ये पहले ही बच्चों दोनों आपस में अनइक्वल आ जाते हैं, अनइक्वल नॉट इक्वल आते हैं, इक्वल नहीं आ रहे बच्चों, ध्यान रखना, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2
अगर ये पहले ही तुम्हारे इक्वल नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यही वाला केस हो सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल आता तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता था या नो सॉल्यूशन का भी कंडीशन हो सकता था। वो डिपेंड करेगा कि फिर मैं C1 अपॉन में C2 की वैल्यू क्या निकालता हूं। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखना कि यूनिक सोल्यूशन अगर आना होगा उसको, तो फिर उसके लिए हमें C1 अपॉन में C2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बच्चों? क्योंकि यहां पे A1 अपॉन में A2 अगर पहले से ही नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन ही होगा। फिर हमें ना तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए चेक करना है, ना ही नो सॉल्यूशन के लिए चेक करना है। बट अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए देन तुम्हारे को C1 अपॉन में C2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? और अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से, और अगर ये दोनों इक्वल है और C1 अपॉन में C2 उनके अनइक्वल आता है तो वो नो सॉल्यूशन का केस है। मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा बच्चों? ठीक है, ये तो कंडीशंस हो गया। अब हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, हम ग्राफ के थ्रू किस तरह से इनको प्लॉट करते हैं और कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, ग्राफिकल वर्जन क्या है इसका। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ का कंटेंट तुम्हें कुछ हेल्प कर रहा है ना, तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर बिल्डअप हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है ना बच्चों? एक मोटिवेशन हमें और मिलेगी, इसमें और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे तुम लोगों के लिए। ठीक है, ओके बच्चों।